कह रहा शक्ति संयंत्र का जनित्र डैश विद्युत दाब उत्पन्न कर रहा है। तो हमारी जो पावर प्लांट में जो हमारी जनरेटर है वह जो है किस तरह के प्रेशर का प्रयोग करके नॉर्मली संचालित हो रही है। इस प्रश्न का यही मतलब है साहब कि हमारी जो जनरेटर है वह किस एनर्जी का किस एनर्जी में कन्वर्जन कर रही है। तो आप सब जानते हैं हमारी जो अल्टरनेटर है वह क्या करती है साहब, हमारी जो अल्टरनेटर है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। यानी आपका जो यहां पर बदलाव होगा वह बदलाव किस चीज में होगा, यांत्रिक दाब से विद्युत दाब की प्राप्ति होगी। तो हमारा उत्तर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये यांत्रिक दाब हम प्राप्त कहां से करते हैं, टरबाइन यानी कि प्राइम मूवर की मदद से। यांत्रिक दाब हमको कैसे मिलता है, प्राइम मूवर की मदद से मिलता है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बड़े आकार के आधुनिक अल्टरनेटर के आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का अनुपात, यानी आपसे कह रहा XAL अब बटा आपका क्या होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS, इसका अनुपात किसके बराबर होता है, 0.2 के बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। ए से आर्मेचर, एल से लीकेज। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। साथियों हमारी जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस तरफ आपका IF है, इधर मेरा क्या है, उत्पन्न EMF नो लोड की स्थिति में ये 0 है, या शॉर्ट की स्थिति में भी कहिए तो हमारा जो है यहां पर EMF और IF के बीच क्या बनता है, यह कर्व हमारा जो प्राप्त हुआ है उसका स्वभाव कैसा होता है, लीनियर होता है। यह आपका बिल्कुल कैसा होता है साहब, रेखीय होता है। तो हमेशा क्या जवाब दीजिएगा, रैखिक स्वभाव का होता है। हाई स्पीड अल्टरनेटर में हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा रोटर लेते हैं, सब लोगों को मालूम है साहब, हम क्या लेते हैं, नॉन साइलेंट लेते हैं। क्या लेते हैं साहब, नॉन साइलेंट लेते हैं। और जो मेरा नॉन साइलेंट है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सिलिंड्रिकल के नाम से जानते हैं। और मेरा सिलिंड्रिकल रोटर जो है सब लोगों को पता है, पोल इसकी कम होती है, अक्षीय लंबाई क्या होती है साहब, अधिक होती है। अक्षीय लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। और साहब इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। निश्चित रूप से गति क्या होती है, उच्च होती है। यूज कहां करते हैं साहब, थर्मल पावर प्लांट में। कहां करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार रोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा सिंक्रोनस अल्टरनेटर में कौन सी कुंडली का EMF साइनोसॉइडल के बिल्कुल करीब होता है। तो साइनोसॉइडल के करीब यदि आप करना चाहेंगे हमारे उत्पन्न EMF के मान को, तो आपको किसको कम करना पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से हार्मोनिक्स को कम करना पड़ेगा। तो हार्मोनिक्स यदि कम हो जाएगी तो मेरी आउटपुट की वेव फॉर्म साइनोसॉइडल हो जाएगी। अब कंसंट्रिक में तो मेरा नहीं संभव है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग शॉर्ट पिच में भी संभव नहीं है। जब भी होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और शॉर्ट पिच होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट पिच होने से दो फायदे होते हैं। पहला आपका साइनोसॉइडल की तरह हमारा क्या होता है, वेव फॉर्म प्योर मिलता है। और दूसरा क्या होता है, कॉपर की बचत भी हो जाती है। कॉपर की बचत होती है तो उसमें होने वाला लॉस भी आपका नेचुरली क्या हो जाता है, आपके कॉपर का लॉस भी पर्टिकुलर वाइंडिंग में जो हो रहा है वह भी कम हो जाता है। तो हम उत्तर किसके साथ चलेंगे, डी नंबर के साथ चलेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज वाले अल्टरनेटर में स्टार डैश के लिए अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। स्टार में जोड़ने से क्या होता है, आप जानते हैं मेरा VL √3 VPH के बराबर होता है। स्टार में जोड़ने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम कॉपर या कम वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका क्या होता है साहब, वोल्टेज हमारा, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज क्या हो जाता है, अधिक। तो कम वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज की प्राप्ति हम अगर करना चाहते हैं, खास करके आपके डेल्टा से जो वोल्टेज मिला है उससे अधिक यहां मिलेगा, वह आपकी क्या होती है साहब, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा VL बराबर √3 VPH। तो ऐसी स्थिति कहां पर होगी, स्टार में। तो जल्द से जल्द जवाब दीजिए कौन सा सही होगा, टर्मिनल वोल्टेज में क्या करने के लिए,
है, लेकिन सबसे उचित आंसर कौन सा होगा जरा बताइए। सबसे उचित आंसर है साहब टर्मिनल वोल्टेज में बढ़ोतरी के लिए। तो हमारा उत्तर क्या है, बी नंबर लेकर आगे बढ़ेंगे। बी को ही विद्यार्थी जी स्वीकार किया गया है, ठीक है। चल सकने से नहीं होगा, ऑप्शन बी मेरा क्या है, सही उत्तर है। जिनको इच्छा है वो डी रख लीजिए, कोई मनाही नहीं है, देश आजाद है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी चीज आप क्यों भूल जा रहे हैं? हमारा जो है आप स्टार देख करके बाकी चीजों को तुरंत भूल जा रहे हैं। सिर्फ एक ही तरफ की बात नहीं कीजिए, आप दोनों चीजों को लेकर चलिए। आपसे क्या कह रहा है, टर्मिनल के लिए विशेष रूप से, प्रत्यावर्तक के स्टार में डैश के लिए अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये अनिवार्य शब्द का अपना तो कुछ वैल्यू होता है। अनिवार्य का मतलब क्या है, स्पेसिफिक जो बेनिफिट है उस पर ध्यान देना। तो स्पेसिफिक बेनिफिट हमारा क्या है, VT को बढ़ावा मिलता है, यह सबसे पहली विशेषता होती है। उसके बाद बाकी चीजों पर हमको ध्यान देना है। इसीलिए विभाग या आयोग जो भी परीक्षा कंडक्ट कराया है इसी को माना है। बाकी आप विद्वान हैं, जो सही लगे मान सकते। चलिए साहब आइए ध्यान देते हैं। नियत प्रधान चलित निवेश द्वारा अल्टरनेटर का पावर फैक्टर डैश को बदलकर बदला जा सकता है। तो स्पष्ट रूप से साहब क्या कह दीजिएगा, हम पावर फैक्टर कैसे चेंज कर रहे हैं, फील्ड एक्साइटेशन को बदल कर। किसको बदल करके साहब, फील्ड एक्साइटेशन को बदल करके पावर फैक्टर के मान को हम बदल सकते हैं। आप जानते हैं अल्टरनेटर में क्या हो रहा है, ओवर एक्साइटेशन दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका लैगिंग पीएफ मिलेगा, अंडर दीजिएगा तो लीडिंग मिलेगा, और साहब जी नॉर्मल पर तो आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। सिंक्रोनस मशीन का निर्धारण रेटिंग, अब जरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। जब भी किसी मशीन की रेटिंग होती है, मैंने आपसे कहा था रेटिंग उसके जीवन काल के आधार पर क्या की जाती है, तय की जाती है। किस आधार पर साहब, जीवन काल पर, लाइफ स्पेन पर। किस पर साहब, उसके लाइफ स्पेन पर की जाती है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है साहब। आइए अब यहां से ध्यान रखिए, रेटिंग जो होता है किस पर होता है, जीवन काल पर होता है, लाइफ स्पेन पर होता है। और ये लाइफ स्पेन जो है, जीवन काल जो है, वह किसके आधार पर तय होगा, लॉसेस के आधार पर। किसके आधार पर, लॉसेस के आधार पर। और ये लॉसेस जो है उससे क्या होगी साहब, लॉसेस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी तापमान वृद्धि किसको निर्धारित करती है, रेटिंग को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है साहब, रेटिंग को निर्धारित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है, आप जानते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया सभी लोगों को मालूम है, मेरे मेन फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव है। समान रूप से यही कंसेप्ट है। अब यह जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है, इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फ्लक्स का खेल हो रहा है। फ्लक्स का खेल हो रहा है मतलब आपकी क्रॉस मैग्नेटाइज हो रही है, या नहीं तो क्या हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है। और ये सब चीजें कब संभव होती हैं, जब आपका परिपथ क्या हो जाता है, चुंबकीय परिपथ होता है, मैग्नेटाइजिंग सर्किट होती है, फ्लक्स का एसोसिएशन होता है, उसका लिंकिंग होती है। और ये सारी चीजें जब आपका इंडक्टिव नेचर का कॉइल हो तभी होती हैं। और जब इंडक्टिव नेचर की कॉइल होती है तो यहां पर क्या प्राप्त होता है साहब, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी स्पष्ट सी बात है, मेरा काल्पनिक रिएक्टेंस के समतुल्य क्या होता है, आपका साहब प्रतिघात यहां होता है, जिसे आप शब्दों में कैसे सूचित करते हैं, XAR में, यानी आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। तो भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट किया है चीज, लेकिन सामान्य है, इसलिए आप उत्तर ए नंबर के साथ जाइएगा। ठीक है, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, तुल्यकालिक जनित्र में परंपरागत वाइंडिंग घूर्णी की जगह विभाजक वाइंडिंग घूर्णी डैश के लिए बेस्ट होता है। आपसे कह रहा है कि हम कन्वेंशनल वाइंडिंग की जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वाला अरेंजमेंट करते हैं, रोटर लगाते हैं, जिस रोटर में क्या है आपका साहब, वाइंडिंग को अलग अलग छोटे छोटे भागों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा करने से क्या फायदा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं, हमारी कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण क्या होती है साहब, EMF की प्राप्ति होती है। मेरा हार्मोनिक्स के अंदर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है साहब, आप जब हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम भी धीरे धीरे घटेंगे। और ऐसा होने से जब कमियां दूर होती है तो सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। तो जवाब क्या दीजिएगा साहब, STD स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट में बढ़ोतरी के लिए हम क्या करते हैं, यह स्थिति पैदा करने का प्रयास करते हैं। यह ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी अल्टरनेटर की
स्टेटर वाइंडिंग सामान्यतः वोल्टेज वेव फॉर्म के क्या होती है, डैश घटक के सापेक्ष, डैश हार्मोनिक कंपोनेंट के सापेक्ष कम करने के लिए कैसे जोड़ते हैं, स्टार में। स्टार में जोड़ने से क्या होता है, 1/√3 टाइम्स आपका निश्चित रूप से लाइन वोल्टेज क्या होती है, हमारा फेज के रिस्पेक्ट में अगर जाइएगा तो VPH बराबर क्या हो गया, 1/√3 टाइम्स। धारा कितना गुना कम होगा, 1/3 कम होगा। तो कौन सा हार्मोनिक्स रिड्यूस होगा, सीधे बता दीजिए, थर्ड हार्मोनिक्स। कौन सा होगा, थर्ड हार्मोनिक्स आपका रिड्यूस होगा। आइए विद्यार्थी जी, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं। तुल्यकालिक जनरेटर द्वारा सप्लाइड रिएक्टिव शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, यानी आपका जो साहब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, Q बराबर क्या है साहब, VI साइन फाई। यह रिएक्टिव पावर जो है कैसे नियंत्रित होगा, ध्यान दीजिएगा। प्राइम मूवर के दिशा बदलने से कुछ नहीं होगा, घूर्णन से कुछ नहीं होगा, प्राइम मूवर का इनपुट बदलने से कुछ नहीं होगा। असली चीज क्या है साहब, एक्साइटेशन को चेंज करके आप स्थिति लैगिंग लीडिंग की पैदा करते हैं और तब जाकर के इसका अवशोषण और इसका उत्सर्जन करने में आप सक्षम हो पाते हैं। तो मूल चीज क्या है यहां पर, उत्तेजन को बदलकर। तुल्यकालिक मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किस पर निर्भर करता है साहब, आपको याद है यह किन चीजों पर निर्भर करेगा, मेरी आर्मेचर रिएक्शन जो होगी यह निश्चित रूप से लोड पर भी निर्भर करेगा और नेचर और पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा। क्योंकि आपको मैंने, शायद आप ये जान लीजिएगा कि हमने एक क्वेश्चन कल शायद बताया था, यूनिटी पावर फैक्टर हो रही थी, मेरा क्या हो रहा था स्वभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा था। यूनिटी पीएफ पर क्या हो रहा था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा था। यानी निश्चित रूप से, और वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव किसका है, आर्मेचर रिएक्शन का एक प्रभाव है। तो लोड के नेचर पर भी निर्भर करता है और कहीं न कहीं किस पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। सिंक्रोनस मशीन में निर्धारित धारा पर शून्य शक्ति पावर फैक्टर की आपूर्ति कर रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है, 0 पीएफ हो रहा है। लेकिन नेचर कैसा है साहब, लैगिंग है। आर्मेचर रिएक्शन किस स्वभाव का होगा, 0 है। यूनिटी पर तो कल आप लोग देखे थे कैसा हो रहा था, यूनिटी पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इस समय क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, सही बात है विद्यार्थी जी, एकदम कंफर्म है साहब जी। 0 लैगिंग पावर फैक्टर है तो हमारा कैसा स्वभाव हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। 1 पर, यूनिटी पर आपका स्वभाव कैसा होता है, यूनिटी पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, लैगिंग कंडीशन पर डीमैग्नेटाइजिंग होता है, लीडिंग पर मैग्नेटाइजिंग होता है, सपोर्टिंग होता है। हम कौन सा उत्तर दे दें, ऑप्शन नंबर बी। याद कर लीजिएगा, ये सब बेसिक चीज है, ठीक है। अल्टरनेटर का संरचना सब लोगों को मालूम है, मेरी आर्मेचर अस्थिर होती है, रोटर रोटेटिंग होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग। तो कौन सा उत्तर लें विद्यार्थी जी, स्थिर होता है मेरा आर्मेचर और रोटेटिंग होता है मेरा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 6 पोल वाला अल्टरनेटर में आवृत्ति क्या होगी, यदि 900 पे चल रहा है तो F बराबर होता है NS इंटू P बटा 120। NS क्या है साहब आपका, 900 है, पोल आपका क्या है, 6 है, अब बटा 120, कितना उत्तर आया, 45। तो हम लोग क्या कर दें, 45 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, बगल में रेडियन प्रति सेकंड है, वह आंसर नहीं होगा। आइए विद्यार्थी जी, द्विध्रुव अल्टरनेटर का 60 हर्ट्ज पर चाल होगा साहब। तो चलिए, मेरे पास पोल कितना दिया है, 2 दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 60 हर्ट्ज दिया है। और याद रखना विद्यार्थी जी, हम यहां से NS निकालेंगे तो क्या होगा, 120 F/P होगा। 120 गुना 60 बटे 2 कर दीजिए, क्या होगा साहब जी, 3600 हमारा RPM हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो अब पूरा आप लोगों को कमांड हो चुका है ना विद्यार्थी जी। चलिए, वितरण गुणांक और कुंडलन गुणांक को अल्टरनेटर में किस टर्म में परिभाषित करते हैं। आप जानते हैं साहब, मेरी केडी क्या होती है, कल आपको डेरिवेशन पूछा गया था, आज उसका रिलेशन पूछा गया है। आप जानते हैं मेरा केडी होता है साहब जी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का कौन सा योग साहब, वेक्टर योग। और नीचे क्या हो जाता है, सेम यही वाइंडिंग का
उत्पन्न ईएमएफ का कौन सा योग? अलजेब्रिक योग। यानी टोटल आप क्या महसूस कर रहे हैं? जोड़ चाहे वेक्टर हो चाहे अलजेब्रिक हो, किस तरह का जोड़ है सरकार? तो साहब ये ईएमएफ का जोड़ है। यानी हम किस टर्म में इसको विश्लेषित कर रहे हैं? ईएमएफ के टर्म में कर रहे हैं। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। केडी का मान मेरा साहब 1 हो जाता है अगर कैसी वाइंडिंग हो, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो, और केडी मेरा लेस देन 1 हो जाता है यदि क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ख्याल होगा किसके बारे में? इंडक्शन मोटर के बारे में, तो वहां से आप पकड़ लेंगे। रोटर का प्रति घुमाव अवस्था में मेरा कितना मिल रहा है? E2। और स्लिप मेरा क्या दे दिया है? S। तो सब लोगों को याद होगा रनिंग कंडीशन में मेरा क्या होता है? E2 का मान ध्यान रखिएगा क्या होता है? SE2 हो जाता है। मेरा X2 का मान क्या हो जाता है? SX2 हो जाता है। X2 क्या हो जाता है? SX2 हो जाता है। मेरे R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक वही कंसेप्ट यहां भी यूज कीजिए। उत्तर कौन सा दे दीजिए सरकार? SE2 दे दीजिए। चलिए साहब आगे बढ़ें। आइए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। 100 MVA क्षमता और 5% प्रतिघात वाले 2 जनरेटर सामान्य बसबार का भरण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? नॉर्मल बसबार को सप्लाई दे रहे हैं। उपभोक्ता के सिरे को शक्ति भेजने के लिए बसबार के साथ 25% का रिएक्टेंस वाली एक संचरण लाइन क्या की जाती है? जोड़ दी जाती है। कह रहा है कंज्यूमर के इंड पर 3 फेज के दोष को हर जनरेटर का योगदान प्राप्त हो रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि हमारा फॉल्ट जो है वह किस कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्ट हमारा कितना हो रहा है। उस पर आइए जरा सा। सरकार इस क्वेश्चन को हम लोग अलग से करते हैं, यहां पर संभव नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए इस प्रश्न में आपको क्या क्या जानकारी दी गई है। हमें साहब जी इस क्वेश्चन में 20 नंबर में दिया गया है आपका साहब पहले नंबर पे दिया गया है प्रतिघात वाला 2 जनरेटर में। तो एक जनरेटर में हमने माना जनरेटर पहला है A, XA मेरा कितना हो गया? 5%। दूसरा जनरेटर मेरा है B, XB भी कितना हो गया? 5%। दोनों को एक ही साथ बता दिया है 5%। अब आपका साहब जी बसबार का कितना है? 25 नहीं है साहब, बसबार का जो दिया गया है वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वह 2 कितना है? 5% है। बसबार में 2.5% रिएक्टेंस है। और बेस MVA कितने का है? नहीं, यहां भी इन्होंने मिस किया है, 100 MVA होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। 2.5 वहां है, यहां पर 100 है। 100 MVA हमारा है। अब विद्यार्थी जी आ जाइए यहां पर। जनित्र A के लिए पहले निकाल लेते हैं। जनित्र A का परसेंटेज रिएक्टेंस निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज XA गुना होता है आपका बेस MVA, लिखते चलिएगा विद्यार्थी। अब बटा होता है आपका जनरेटर कैपेसिटी। क्या होता है? जनरेटर कैपेसिटी। अब यहां से करिए, परसेंटेज रिएक्टेंस का मान 5 दिया है, बेस हमारा MVA 100 है, जनरेटर कैपेसिटी अच्छा जनरेटर कैपेसिटी यहां पर थोड़ा सा उल्टा क्या हुआ है देखिए। हाँ 10 MVA यहां ठीक था विद्यार्थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर 10 MVA कैपेसिटी ठीक था, लेकिन हमारा जो है आपका जनरेटर कैपेसिटी जो दिया गया है वह कितने का है साहब? 1 सेकेंड। जनरेटर कैपेसिटी यहां पर जनरेटर का योगदान जो है वह आपका कितने का है? हमारा 100 KVA लिया गया है। यह लिखना इन्होंने मिस कर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये इन्होंने मिस कर दिया। तो अब यहां पर मेरा 100 हो गया बेस MVA, जनरेटर कैपेसिटी मेरी कितनी है? 100। अब चलिए यहां से साहब जी ओहो बेस MVA तो 10 ही हो गया, जनरेटर कैपेसिटी मेरा कितना है? 10 MVA। ठीक है, अब बेस MVA आपका कितना है? 100। अब यहां से चलिए, यहां हमने कर दिया सिंप्लीफाई। अब इसको काटिए जरा सा, क्या मान हो जाएगा? 10 50% आपका आ गया। ठीक है, दूसरा फिर निकालिए इसी तरह से। किसके लिए? जनित्र B का निकालिए। जनित्र B का परसेंटेज X करिए, उसका कितना मान दिया है? वह भी आपका कितना निकल जाएगा? 5। इसके लिए भी आपका सेम सब कुछ हो जाएगा। यह भी आपका डायरेक्ट कर देते हैं 50 बटा फिर यहां 10, यानी आपका 50 हो गया प्रतिशत। अब चलिए, जब ये दोनों मेरा 50-50 हो गया, तीसरा किसका साहब जी? बस बार का। तीसरा किसका? बस बार का परसेंटेज रिएक्टेंस निकालिए। उसमें भी आप करिएगा परसेंटेज रिएक्टेंस किसका? यहां पर निकाल दीजिएगा आप परसेंटेज X बस बार।
तो हम लोग वहां लिखे हैं x बस बार, तो यहां भी वही कर देते हैं x बस बार गुना आपका सेम का सेम, तो डायरेक्ट लिख दें 2.5 गुना आपका 100 अब बटा क्या हो गया 10। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मान हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब कुल जोड़ दीजिए, ठीक है, कुल परसेंटेज x बताइए कितना हो गया, 25 प्लस 50 बराबर 125, कितना हो गया साहब 125। अब जरा आ जाइए, जब टोटल 125% हो गया तो हम यहां से फॉल्ट एमवीए निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो फॉल्ट एमवीए हमारा कितना हो जाता है, यह हो जाता है साहब बेस एमवीए गुना आपका 100 अब बटा आपका हो जाएगा टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। बेस एमवीए क्वेश्चन ने कितना बता दिया था हम लोगों को 100, यहीं पर क्वेश्चन के टाइपिंग में मिस्टेक था, यहां पर मिस्टेक था, बाकी जनरेटर का तो 10 एमवीए है वो ठीक है, समझे कि नहीं। तो आपका 100 एमवीए गुना 100 कर दीजिए अब बटा 125 करिए, टोटल 125 से ना निकला है, मान कितना आ रहा है मेरा 80 एमवीए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार, सबसे पहले जनरेटर ए का निकाले, बी का मान दिया है बस बार दिया है, तो हम लोग पहले हम लोग क्या किए, बेस एमवीए मेरा 100 हो गया और साहब जी मेरा कैपेसिटी कितना हो गया, कैपेसिटी मेरा है जनरेशन की कैपेसिटी 10 एमवीए है, कितनी है कैपेसिटी 10 एमवीए। इसी पॉइंट, ये पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। बेस एमवीए मेरा 100 एमवीए है और जनरेटर की कैपेसिटी 10 एमवीए है। जनरेटर ए का परसेंटेज रिएक्टेंस निकाले, बी का निकाले, बस बार का निकाले, सबको जोड़ने के बाद तब फॉल्ट निकाले तो मेरा मान 80 आया है। चलिए आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।